आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल का जो प्रकट 3 है रासो साहित्य उसके बारे में। तो रासो साहित्य से संबंधित कुछ चीज़ें हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि रासो साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है, रासो साहित्य में जो रासो शब्द है इसके विषय में या इसके नाम को लेकर कैसे अलग अलग विद्वानों में क्या क्या मतभेद हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे कि रासो साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और उन रचनाओं के कवि कौन हैं, उनका समय क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो रासो साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं वो दो तरह की रचनाएं हुई हैं भाषा के आधार पे। एक तो देश भाषा में रचनाएं हुई हैं, दूसरी साहित्यिक भाषा में रचनाएं हुई हैं। तो आज सबसे पहले हम देश भाषा में जो रचनाएं हुई हैं उनको देखते हैं। देश भाषा ऐसी भाषा थी जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो लोगों को आसानी से समझ में आती थी उस टाइम में। तो इसलिए इस तरीके से भी लोग, इस भाषा में भी लोग रचनाएं किए हैं और देश भाषा में ही रचनाएं ज़्यादा हुई हैं। साहित्यिक भाषा वो भाषा थी जिसमें कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसको यूज करते थे, विद्वान लोग, पंडित लोग यूज करते थे, तो सामान्य लोग उसको ज़्यादा नहीं जान पाते थे। तो इसलिए देश भाषा में ही रचनाएं ज़्यादा हुई हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रचना है देश भाषा में वो है खुमाड़ रासो। सबसे पहले इसलिए है क्योंकि समय के आधार पे हम इसको देखेंगे, क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले जो रचना हुई है देश भाषा में वो खुमाड़ रासो हुई है। समय इसका 9वीं सदी है, कवि दलपति विजय हैं, भाषा राजस्थानी हिंदी है, रस वीर रस है और सहायक के रूप में इसमें श्रृंगार रस है। तो सहायक के रूप में श्रृंगार रस इस प्रकार से होता था जैसे उस टाइम में अगर कोई किसी राजा की कन्या के रूप का चर्चा सुना और तो वो अपनी सेना या अपने पूरे दल बदल के साथ राजा के घर जाता था और वहाँ पे लड़ाई करता था और फिर उस स्त्री को हर के या उसका अपहरण करके ले आता था। तो उस टाइम में ऐसा करना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। तो इस प्रकार से इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा सा मिश्रण, श्रृंगार रस का भी थोड़ा सा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में है, मतलब प्रधान रस वीर ही रहता था। तो इसलिए सहायक के रूप में आप श्रृंगार रस इस साहित्य की विशेषता को आप बता सकते हैं कि मतलब इसमें पूर्ण रूप से वीर रस का प्रयोग होता था लेकिन सहायक के रूप में श्रृंगार रस भी प्रयुक्त हुआ है इसमें। तो अब हम खुमाड़ रासो के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के युद्धों का चित्रण है। ग्रंथ की रचना 5000 छंदों में की गई है। इसमें राजाओं के युद्ध और विवाह का वर्णन है। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। इतना ही है खुमाड़ रासो के बारे में जानने योग्य बातें। आपको इसके कवि को याद रखना है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भाषा है, रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है और फिर 5000 छंदों में इसकी रचना हुई है और इसका विषय जो है वो युद्ध है और राजाओं की प्रशंसा है। तो इस तरीके से आपको खुमाड़ रासो आ गया होगा। अब हम देखते हैं बिसल देव रासो। बिसल देव रासो इसका समय 12वीं सदी है। इसके जो कवि हैं वो नरपति नाल हैं और इसका जो मेनली रस है वो श्रृंगार रस है। यहाँ पे श्रृंगार रस वीर रस से ज़्यादा यहाँ प्रयुक्त हुआ है इस काव्य में, इस रचना में। तो इसका कथा क्या है या इसकी कथा वस्तु क्या है इसको देखते हैं। तो बिसल देव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है और वह राजभवन की दीवारों को कोसते हुए वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। तो राजमती के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया गया है कि किस प्रकार से सामंती जीवन के प्रति अरुचि हो जाती है जब इंसान को दुख होता है। तो यही बताया गया है इसमें। यह 2000 छंदों का काव्य ग्रंथ है। तो इस बिसलदेव रासो में छंदों की संख्या 2000 है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके 4 खंड हैं। इसकी कथा वस्तु जो है उसके 4 खंड हैं। खंड 1 में
तो खंड 1 में बिसल देव तथा राजमती के विवाह का वर्णन है। खंड 2 में राजमती के व्यंग पर राजा बिसल देव उड़ीसा चला जाता है, तो इसका वर्णन है खंड 2 में, कैसे राजमती व्यंग करती है उसके ऊपर और बिसल देव रूठ कर उड़ीसा चला जाता है। खंड 3 में राजमती का विरह वर्णन है। जब बिसल देव उड़ीसा चला जाता है तो राजमती का विरह वर्णन है खंड 3 में, जिसमें 12 मासा का प्रयोग हुआ है। यह 12 मासा कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, तो 12 मासा भी एक विशेषता है इन काव्यों में। और खंड 3 में ही है कि बिसल देव का उड़ीसा से लौटना, तो फिर खंड 3 में ही बिसल देव उड़ीसा से वापस लौट आता है। खंड 4 में क्या है कि राजा भोज जो हैं वो अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले आते हैं, और फिर बिसल देव भी आए रहते हैं, तो वो वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाते हैं, अपने घर लाते हैं। इस प्रकार से इसकी कथा वस्तु खत्म होती है। इसके बारे में कुछ अलग से पॉइंट है, नोट्स करके हमने लिखा है। तो इस ग्रंथ को लोक गेय काव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना केवल गाने के लिए एवं मनोरंजन के लिए किया गया था। तो ये एक लोक गेय काव्य है, न कि एक ग्रंथ है। मतलब कोई ऐसा बहुत वीर गाथात्मक काव्य नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो इसलिए इसको भी वीर गाथा काल में रखा गया है। अगली जो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, सब में पूछता है ये। तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसका समय जो है वो 12वीं सदी है, और इसके लेखक का नाम है चंद्रवरदाई। और यहाँ पे रस जो है वीर रस है, और सहायक के रूप में श्रृंगार रस भी है यहाँ। तो जितना आपको पृथ्वीराज रासो के बारे में जानना जरूरी है, उतना ही इसके लेखक जो हैं या कवि जो हैं चंद्रवरदाई, उनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रवरदाई के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको बताएंगे। तो चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम चंद्र भट्ट था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। जालंधरी देवी इनकी इष्ट देवी थी, जिनसे वरदान पाने के कारण इन्होंने अपना नाम वरदाई रखा। तो पहले इनका नाम चंद्रभट्ट था, लेकिन जो जालंधरी देवी हैं उनसे वरदान मिलने के बाद ये खुद को वरदाई समझ लगे और अपना नाम चंद्र वरदाई रख लिया। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राज्य कवि प्रसिद्ध हैं। तो जो अंतिम हिंदू सम्राट थे महाराज पृथ्वीराज, उनके सामंत और उनके दरबारी कवि प्रसिद्ध हैं। इनका और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। मतलब पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों लोगों का जन्म एक ही दिन हुआ था, और दोनों लोग एक ही दिन इन लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो इस प्रकार से इन लोग का कुछ संबंध है। यह पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, तथा यह भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। तो बहुत बड़े विद्वान थे, हर चीज़ की इनको जानकारी थी। चंद्रवरदाई के संबंध में विद्वानों की अलग अलग उक्ति है। तो चंद्रवरदाई जो कवि हैं, इनके बारे में लोग अलग अलग अपना अपना मत देते हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान हैं जॉन विम्स, ये क्या कहते हैं चंद्रवरदाई के बारे में? तो इनका मत है कि चंद्रवरदाई हिंदी भाषा का सर्वप्रथम कवि है। तो हिंदी भाषा का सबसे पहला कवि है चंद्रवरदाई। जॉन विम्स का कथन है। एस ग्राउज एक विद्वान है, इनका मत है कि चंद्रवरदाई हिंदी काव्य का जनक है। तो ये हिंदी काव्य का जनक मानते हैं चंद्रवरदाई को। हरिऔध, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आप सुने होंगे, जो द्विवेदी युग के महान कवि लेखक हैं, कवि हैं। इनका मत है कि चंद्रवरदाई युग का चांसर है। तो ये वाक्य सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये वाक्य सब। आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं इनको। रामकुमार वर्मा, यह वीर काव्य धारा का प्रथम कवि है। तो रामकुमार वर्मा का मत है कि चंद्रवरदाई वीर काव्य धारा का प्रथम कवि है। इस प्रकार आपने चंद्रवरदाई के बारे में समझा। अब हम पृथ्वीराज रासो के बारे में देख लेते हैं, क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो
पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय मतलब उस टाइम जो समय इसमें लिखा गया है उससे मतलब है सर्ग या अध्याय हैं इसमें, तो 69 सर्ग हैं, 69। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, तो इसके 4 संस्करण हैं और इन संस्करणों का नाम है वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी से हुआ। उस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इतना आपको पृथ्वीराज रासो के बारे में याद रखना है। अब इसकी कुछ प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बीच में मतभेद है। तो हुआ क्या था कि 1875 ईस्वी में डॉक्टर वुलर कश्मीर यात्रा पे गए थे, जहां उन्हें संस्कृत में जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय मिली। तो यहाँ पे ये चर्चा का विषय हो जाता है कि इन्होंने भी पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज पे लिखा है और चंद्रप्रदायी ने भी लिखा है। तो इन्हीं दोनों लोगों को जो विद्वान हैं, इन दोनों लोगों के विषय को लेके मतभेद हो गया इन लोगों के बीच। इस पुस्तक से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विद्वानों के 4 वर्ग हैं। एक ऐसे विद्वान हैं जो लोग प्रामाणिक मानते हैं, तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान और पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो इसमें मेन जो कवि हैं, जो लोग क्या माने हैं, इसको प्रामाणिक माने हैं कि अप्रामाणिक माने हैं कि अर्ध प्रामाणिक माने हैं कि पूर्णतः प्रामाणिक माने हैं, तो या पूर्णतः अप्रामाणिक माने हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना है। तो जो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में मेन विद्वान हैं वो लोग हैं, सबसे पहले श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु हैं। ये दोनों पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में जो हैं वो हैं डॉक्टर वुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। ये तीनों लोग अप्रामाणिक मानते हैं। और फिर अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, मतलब इसके कुछ संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं और कुछ को अप्रामाणिक मानते हैं। उसके बाद जो पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं वो हैं नरोत्तम स्वामी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक माना है, मतलब पूर्ण रूप से उसको अप्रामाणिक मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। अब अगले वीडियो में हम जो कुछ और रचनाएं बची हुई हैं और उनके लेखक को पढ़ेंगे।